हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार टी.आर. रामचंद्रन जी हैं, प्रोफेसर राहुल सिंह हैं, आप बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाते हैं, पुरंजय गुहा ठाकुरता एडिटर हैं ईपीडब्ल्यू में। रामचंद्रन जी, सर आप ही बताइए कि ये स्वामी साहब खुद के स्वामी हैं या कोई और स्वामी है जो इनसे कुछ और करा रहा है? इनको कैसे समझा जाए? क्या हम इनको हमेशा नॉन सीरियस ढंग से देखें? नहीं, आई थिंक नॉन सीरियस से तो देखना नहीं चाहिए। वो जो भी करते हैं बहुत सीरियसली करते हैं। मैं सिर्फ आपको एक दो एग्जांपल्स दे दूं इसके बारे में। ये जिस पार्टी में जाते हैं और जिस पार्टी के दोस्त हैं, ये उसी पार्टी के भी अंदर होते हुए उसके दुश्मन भी बन जाते हैं। यहाँ पर जो ट्रेंड नजर आया है कि दुश्मन नहीं है, वो बता रहे 27-28 लोग हैं जो अभी और हैं जिनके ऊपर वो अपने एलिगेशंस रखेंगे कि इनको भी निकाल देना चाहिए सरकार से। अभी उस पे वो काम पर ये सब रखते रहे हैं, इसके बावजूद बीजेपी में उनकी हैसियत बढ़ी है सर। वो अगुस्ता वेस्टलैंड जब में राज्यसभा में चर्चा हो रही थी तो मुख्य हमलावर की तरह बीजेपी की तरफ से पेश किए गए थे। देखिए, जितने लोगों से भी आप बात करें बीजेपी में, कोई ऑफिशियली तो कुछ कहता नहीं है, बट अगर आपकी संबंध किसी से अच्छे हों तो थोड़ी बहुत बात तो नजर आ जाती है। देखिए, सच बात तो ये है कि स्वामी बुराई नहीं चाहते वैसे किसी के, बट बहुत बड़े हमलावर हैं अगर उनको लग गया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। अब बीजेपी के लिए एक बड़ा कन्वीनियंट सिचुएशन है कि स्वामी साहब को आगे करिए और जो भी अटैक्स करने हैं नेहरू गांधी के फैमिली पे उनसे करवाइए। जब वो अपने पे करें तो उनको अनऑफिशियल बता दीजिए। और कोई चारा है आपके पास अगर आप प्रधानमंत्री होते? लेकिन जो आरोप लगाए हैं, मतलब ये मैं समझना चाहता हूं कि इतना साहसिक व्यक्ति राजनीति में बहुत कम है। हालांकि इनके बहुत सारे आरोप कभी साबित नहीं हुए, लेकिन बड़े तनाव मुक्त तरीके से ये आरोप लगाते भी हैं, दस्तावेज भी देते हैं और लड़ते भी हैं। 2G जैसे मामले में वो कोर्ट तक गए हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से या महीनों से, एक साल से उनका जो हमला जयललिता पे हुआ था पहले, करप्शन के चार्जेस पे, ये बात जानते हुए भी कि वो मोदी की राजनीतिक करीबी हैं, प्रधानमंत्री मोदी की जयललिता, तब भी वो जयललिता पर हमला करते हैं। अब छोड़ दिया उन्होंने, अब छोड़ दिया है। अब तो हालत ये, अब तो बिल्कुल हावी नहीं है, चुपचाप एक जगह पे बैठे। लेकिन वो प्रधानमंत्री पे हमला नहीं करते। देखिए, उनको भी ये मालूम है कि ये प्रधानमंत्री जब बन के आए तो एक तो वो अपनी बलबूते पे और शक्ति पे आए। इसमें तो दूसरी बात उनका ये है कि अगर प्रधानमंत्री जी एल.के. आडवाणी जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और बाकी वरिष्ठ नेता जो पार्टी में थे उनको दरकिनार करके मेजर एडवाइजर्स करके बिठा दें और कुछ उनको आगे ना दिया जाए तो इनको निकाल के फेंकने में कितना टाइम लगेगा? क्या आप इस दलील से राजनीतिक आरोपों से इत्तेफाक रखते हैं? जैसे कई पत्रकार कहते हैं कि वो दरअसल जेटली जी पर निशाना बना रहे हैं। वो कोई छुप के तो करते नहीं, उन्होंने जेटली जी को पहले भी ओपनली कहा है, लेकिन राज्यसभा में बनने के बाद नहीं कहा। देखिए, उनको भी अपनी सीट राज्यसभा में बचानी है। कोशिश उनकी ये है कि जेटली जी पे एक हमला, एक छोटी सी लॉबी बीजेपी के भीतर है जो उन पे हमला कर रही है, अभी से नहीं, और जब से फाइनेंस मिनिस्टर बने तब से। सर, एक जब वो अरविंद सुब्रमण्यन का मामला उठा रहे हैं तो राजन से एक मामले में अलग है कि अरविंद सुब्रमण्यन की नियुक्ति तो मोदी जी ने की थी। बिल्कुल। मुख्य आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति तो सिर्फ वित्त मंत्री के व्यक्तिगत रूप से तो होता नहीं है ना, होती नहीं है। तो प्रधानमंत्री की भूमिका है उसमें। तो वो एक तरह से, अगर ये एक ऐसा व्यक्ति जो अमेरिकी संसद की कमेटी के सामने भारत के हितों के खिलाफ बयान दे रहा है, ठीक है, उसे मालूम नहीं, अगर यही बात किसी और ने कही होती तो बीजेपी के ही प्रवक्ता बिना किसी तर्कों को जगह दिए हुए इसे राष्ट्रवाद के चश्मे से धुनाई कर चुके होते। लेकिन ऐसे व्यक्ति की जब नियुक्ति हो रही है तो कौन कर रहा है? इसकी तो कोई जिम्मेदारी होगी ना, वित्त मंत्री की तो है नहीं अकेले की। देखिए, आरएसएस जो आइडियोलॉग है बीजेपी का, उसने अपना एजेंडा सेट कर रखा है। आप खुद ही देख रहे हैं कि जब से मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हादसा ऐसे कर बैठते हैं कि जिससे कि तो नहीं हो सकता सर, काफी ये नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट जो उनकी नीति रही है आरएसएस की और जो एजेंडा उनका है, ठीक, उसका वो बढ़ावा देते हैं। पर ये मत भूलिए कि इसमें कोई अमेरिकन प्रेशर भी हो सकता है कि आप अरविंद सुब्रमण्यन को हिंदुस्तान ले जाइए और उनको, ये भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है कि वो हार्वर्ड से निकाले गए हैं तो उसका खुंदक भी स्वामी जी बदला ले रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, मैं ऐसे तो नहीं करा। हार्वर्ड से निकाले गए हैं तो कोई जरूर ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से निकाला गया था हार्वर्ड से। मैं मानता हूं, मैंने इसके बारे में जानता हूं,
पर कुछ तो चीज है जिसकी वजह से निकाला गया है। खुद को समझना। परंजय, मैं अब आप लोगों के पास आता हूं। व्यक्तिगत रूप से वो सचमुच एक पहेली हैं, पर अपनी राजनीति करते हैं और एक जिम्मेदार पद पर हैं। जैसा अभी रामचंद्रन साहब ने कहा कि जब भी विपक्ष पर हमला करना होता है वो एक तरह से प्रमुख कतार में होते हैं, प्रथम कतार में होते हैं, प्रथम पंक्ति में होते हैं, तो उनको खारिज नहीं करना चाहिए। ये जो आरोप लगाया है उन्होंने स्वामी जी, मैं उसको चांस देना चाहता हूं, बहस करना चाहता हूं। अर्थशास्त्र के विषयों की जानकारी आप लोग रखते हैं, उसे अब कैसे देखा जाना चाहिए? क्या वो टेस्टिमनी सचमुच नुकसानदेह है? उस टेस्टिमनी को लेकर अरविंद सुब्रमण्यन के बाकी योगदानों को, उनके आर्थिक अनुभवों को जो अभी दे रहे हैं, जो पहले दिया है, उन सबको खारिज किया जा सकता है? रवि जी, पहला बात यह है कि डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम जो अमेरिका में कांग्रेस कमेटी में जो बयान दिया, जो लिखित रूप में दिया, जो आपने अभी अभी दिखाया, ये सबके सामने है कि सार्वजनिक मंच में इन्होंने लिखित रूप में दिया था। ठीक है, उस समय वो भारत सरकार में नहीं थे। जब वो मुख्य आर्थिक सलाहकार बन के वित्त मंत्रालय में आया, उस समय इस विषय के ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया में रमा नागराजन ने लिखा था। मैंने खुद एक साल पहले, करीब एक साल 2-3 महीना पहले, मैं एशियन एज करंट में मैंने खुद लिखा कि देखिए, ये व्यक्ति जो आज भारतवर्ष के, जो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय में जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है, वो क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं कि ये जो दवाई बनाते हैं बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय संस्था, और इनके पास जो बौद्धिक संपत्ति का जो अधिकार है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो चाह रहे थे कि भारत सरकार के ऊपर अमेरिकी सरकार दबाव दें। सच मैं पढ़ के सुनाता हूं 2-3 लाइन उसका हिंदी में। हाँ, ठीक है, जल्दी। If India does not address the problems created by compulsory licensing, the US should consider initiating WTO disputes against India. इसका सरल भाषा में क्या, कि हमारे कानून कहते हैं कि अगर कोई दवाई जिसके एक कंपनी के पास बौद्धिक संपत्ति का अधिकार है और किसी कंपनी बनाना चाहता है, तो सरकार उसको अनुमति दे सकते हैं अगर कोई आपातकालीन, कोई स्वास्थ्य के कोई समस्या है। मगर अमेरिकी बहुराष्ट्रीय संस्था ये नहीं चाह रहे। तो आज अरविंद सुब्रमण्यम जी उनके पिछले अवतार में कह रहे थे, अमेरिकी सरकार आप भारत सरकार के खिलाफ लड़िए, ये WTO में, विश्व व्यापार संस्था में। और इसके बाद ये भी लिखा है कि इस तरह से अगर लड़ेंगे तो भारत सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा। तो ये आज नहीं, अभी 2013 में ये बयान दिया उन्होंने, और ये हमारे मीडिया में ये एक बात है कि हमारे देश में आलसी विपक्ष है। ठीक है, एक बात है कि हमारा देश जो है, देश में जो विपक्ष है, उन्होंने तो ये सब सवाल उठाए नहीं। वो मीडिया के रिपोर्ट के आधार पर ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने उठाया, मगर सवाल ये है कि स्वामी जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी आज क्यों उठा रहे हैं? स्वामी जी एक समय हार्वर्ड में पढ़ाया। ऐसा नहीं है कि स्वामी जी का चिंताधारा जो अर्थव्यवस्था के ऊपर बदल गया, वो भी अमेरिकी जो खुली बाजार की नीति है, जो आर्थिक उदारीकरण की नीति है, इसी रास्ता में जाने चाहते। तो एक तरह से एक व्यक्तिगत उन्होंने आक्रमण कर रहे एक व्यक्ति के ऊपर, वो जैसे रघुराम राजन जी के ऊपर किया था, वो विदेशी स्वदेशी मुद्दा, विदेशी और स्वदेशी बन गया। और स्वामी जी क्या कहने चाहते हैं कि रघुराम राजन जी वो कह रहे कि हाँ, उन्होंने जिस दिन राज्यसभा का सांसद बने उसी दिन उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा, सबको बता दिया, और मोदी जी काफी दिन के बाद बोला कि नहीं ऐसा मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि व्यक्तिगत रूप से स्वामी जो करें ठीक है, लेकिन ये मुद्दे अखबारों में पहले आए। अगर आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने उठाए, तो मुझे लगता नहीं कि उतनी सक्रियता से एक आंदोलन के रूप में विपक्ष ने उठाया होगा, क्योंकि इन आर्थिक अर्थशास्त्रियों से विपक्ष की, खासकर कांग्रेस की भी वैसे ही मित्रता रही है जिस तरह से बीजेपी की है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो वो टेस्टिमनी है, क्या स्वामी जो कह रहे हैं, क्या आपके हिसाब से वो गंभीर है?
क्या आपको लगता है कि ऐसा टेस्टिमनी देने वाला व्यक्ति जब भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बनेगा तो भारत के हितों को स्वतंत्र रूप से भारत के हितों का ध्यान नहीं रखेगा, यहां की कुर्सी पर बैठ के अमेरिका की नीतियों को लागू करेगा? क्या आपको ऐसा शक होता है? हाँ, मेरा शक होता है और मैं मान लेता हूं कि ये हो सकता है। फिर भी वित्त मंत्री अरुण जेटली क्यों उनको मदद कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि वित्त मंत्री को मालूम नहीं है। हाँ, ये ये भी बात है, पूरा हाँ। जो बौद्धिक संपत्ति का अधिकार के विषय में जो समिति बनाया गया या जो निर्मला सीतारामन जी का मंत्रालय में बनाया, इसमें भी बहुत सारे लोग हैं। मैं नाम करके बता सकता हूं कौन कौन है और ये इनका चिंताधारा क्या है। ये बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय संस्था है जो दवाई बनाते हैं, इनके साथ है वो। तो स्वामी जी जो आज मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि एक तरह से देखिए, एक बार जब शेर एक मनुष्य के ऊपर काट के उसका जो खून का स्वाद आ गया ना, दे बिकम ब्लड थर्स्टी, वो जो टेस्टेड ब्लड बोलते हैं अंग्रेजी में। तो स्वामी जी कह रहे ठीक है, मैंने इतना सारी चिट्ठी लिखा, इसीलिए रघुराम राजन जी को आज वो खुद कहा कि मैं 4 सितंबर के बाद ये भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर रहेगा। वो सोच रहे कि अभी अरविंद सुब्रमण्यम जी को वही करना पड़ेगा। पर दोनों में एक अंतर तरह से है भी। दबाव आ रहे हैं। अच्छा लेख पढ़ा था फर्स्ट पोस्ट पे कि अरविंद सुब्रमण्यम ने कभी सरकार को चुनौती नहीं दी, सरकार के साथ ही अपनी मतलब तालमेल बिठाकर काम करते रहे हैं। दोनों में बड़ा फर्क ये है। खुद जेटली जी खुद कह रहे, मैं जिस तो तरह नहीं कह रहा हूं, से जेटली राजन जी अपनी खुद कह रहे। स्वतंत्र हैसियत बनाकर रखे, सार्वजनिक रूप से भी अरविंद सुब्रमण्यम की वैसी नजर नहीं आई, वो सरकार के लाइन में ही चलते गए। प्रोफेसर राहुल, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे व्यक्तिगत मामला बनाकर मसले को छोटा किया है? खुद भी किया। अगर वो आर्थिक नीतियों को चुनौती देना चाहते हैं, जो अमेरिका परस्त लगती हैं नीतियां, वही नीतियां जो शायद अरविंद सुब्रमण्यम बना सकते हैं, जो स्वामी के अनुसार अमेरिका परस्त लग सकती हैं, वही नीतियां प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं। तो जो बड़ा सवाल है वो तो स्वामी ने भी एक तरह से उसे उभरने का मौका समाप्त कर दिया। ऐसे परंजय ने कहा कि वो कोई खुली अर्थव्यवस्था के आलोचक तो है नहीं। राइट। एक पिछले पॉइंट को मैं आपके पिकअप करना चाहता हूँ इसको इस पे आने से पहले, और वो ये था कि दोनों में डिफरेंस है क्या। तो डिफरेंस है, एक जो है प्योर एकेडमिशियन के तरीके से आते हैं और दूसरे सज्जन एक थिंक टैंक से आते हैं। पीटरसन इंस्टीट्यूट जो है वो एक थिंक टैंक है और उसका बड़ा एंडाउमेंट होता है, $1 बिलियन तक का एक क्रिएटेड एंडाउमेंट है जो कि बिजनेस कम्युनिटी उसको फंड करती है। रघुराम राजन ब्रिलियंट एकेडमिशियन है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, जहाँ से बहुत सारे नोबेल लॉरिएट्स आते हैं, वहाँ के फाइनेंस प्रोफेसर्स हैं, वहाँ के फाइनेंस प्रोफेसर हैं। तो इन दोनों में फ़र्क तो है, एक थिंक टैंक की पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ते हैं और दूसरे एकेडमिशियन के पर्सपेक्टिव से। और एकेडमिशियन किसी भी पॉइंट पे क्रिटिसिज्म क्रिएट कर सकता है, ये एकेडमिक्स का रूल है। आप केवल एप्रिशिएटिव मॉडल में नहीं जाते हैं। जहाँ तक सुब्रमण्यम साहब की बात है, जो पॉइंट आपने रेज किया है, हमें अपॉइंटमेंट्स, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल सूझबूझ, इन सारी चीज़ों को एक साथ करके देखना चाहिए। केवल और केवल अमेरिकन टैलेंट्स इंडिया में आए, क्या यही कैपेसिटी बिल्डिंग वो है? सब तो भारतीय हैं, मतलब उनका क्या ये गुनाह है कि वो जाकर स्टीफेंस के बाद कहीं जाकर और कहीं से पीएचडी कर लिए, MIT से या हार्वर्ड से? उस चीज को अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसको, वो गुनाह नहीं है, उस चीज को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि क्या आपके 130 करोड़ की जनता में कोई आपको टैलेंट नहीं मिलता है? मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं। मैं कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, ना कि उनके आने पे क्वेश्चन रेस कर रहा हूं। तो इसी के लिए तो उन्होंने मेक इन इंडिया किया है कि सारे बाहर से आके यहाँ पे बनाएं, तभी तो। आप यहाँ वालों को बनाएं, आप बाहर वालों को इंपोर्ट ना करें। मेक इन इंडिया केवल इंपोर्ट नहीं है, मेक इन इंडिया यहाँ पे बनाने का प्रोसेस है। एक बहुत मतलब मैं उस चीज पे फिर भी नहीं जा रहा हूं। मैं यहाँ पे आए हैं, उन बड़ा एक कुतर्क जैसा है कि वो अगर अगर IMF में काम करते हैं, दोनों IMF में काम कर चुके हैं, ठीक है, तो आप अगर एकेडमिक्स और थिंक टैंक में फर्क कर रहे हैं, तो राजन भी शायद विश्व बैंक या IMF से जुड़े रहे हैं, है ना, IMF से जुड़े रहे हैं। अरविंद सुब्रमण्यम भी उनके वहां पर डेप्यूटी जैसे जुड़े रहे हैं।
तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों तो एक ही संस्था से आ रहे हैं ना फिर तो। नहीं, हम वहां पे उस चीज को क्वेश्चन नहीं रेज कर रहे हैं, हम केवल ये पॉइंट कह रहे हैं कि एक बैकग्राउंड है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में आप किसी भी बैकग्राउंड को डिनाई नहीं कर सकते हैं, जो कि आपने भी कहा और परंजय गुहा साहब ने भी कहा। तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और अमेरिका और चाइना जिस तरीके से नेशनलिस्ट कंट्रीज हैं, वो किसी भी लेवल ऑफ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने आप जैसे टैलेंटेड लोगों को यहाँ पे बिठाया है, मैं केवल ये पॉइंट कह रहा हूं कि इसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, ठीक है। पर इस दौर में, ग्लोबल दौर में, ये सब वो पद हैं जिसमें एक लगता है कि बाहर से आया हुआ व्यक्ति अनुभव लेके आ रहा है, तो उसको बिठाने से शायद दोनों तालमेल बन जाए। तो ऐसा डॉक्टर तो मनमोहन सिंह भी IMF से आए हुए हैं, तो आप उसको डिनाई नहीं करेंगे। डिनाई नहीं कर, वो तो प्रधानमंत्री बन के वो गए। प्रधानमंत्री ये तो बने आर्थिक सलाहकार हैं और गवर्नर है। जी, तो अगर IMF से आया हुआ व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन के गया है, और वही नीतियां कमोबेश ज्यादा और उदार तरीके से बीजेपी के शासन में ही अपनाई जा रही हैं, लागू करने के डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी खुद भी हार्वर्ड में, आपने भी कहा वो हार्वर्ड में जाते रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं। मसला ये नहीं है कि कोई विदेश जा रहा है और वापस आ रहा है, 2 महीने के लिए जा रहा है स्वामी जी की तरह, आप ये कह रहे हैं, या 5 साल के लिए आ आप ये रहा कह है। रहे हैं कि देशी अर्थशास्त्र। हम ये भी नहीं करें, हम ये कह रहे हैं कि आप ऐसी एक जनरेशन भी क्रिएट करें जो उसी टैलेंट लेवल की हो और उसके साथ मिलकर काम करें। रामचंद्र साहब, मैं सहमत हूँ, पर सहमत हमारे हैं। पास तो है नहीं। है नहीं। कहाँ से लाएंगे? परंजय, इस तर्क को आप देंगे क्या, जगह देना चाहेंगे जो प्रोफेसर राहुल ने कहा? नहीं, मैं मानता नहीं हूं। देखिए, हमारे देश में बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत काम किया इन्होंने, मगर ये भी सच है कि ऐसे हैं बहुत सारे भारतवासी जो विदेश जाके भी अच्छे काम किया। अब भूलिए मत, जब मोदी जी अमेरिका जाते हैं तो आप कहते हैं मैडिसन स्क्वायर में इतने लोग उनको तारीफ करते हैं, रॉक स्टार बना देते हैं उनको। तो जितने सारे NRIs हैं वो ज्यादा से ज्यादा तो आप मोदी जी को समर्थन देते हैं। तो सवाल इतना आसान नहीं, थोड़ा जटिल है। मैं समझता हूं सुब्रमण्यम स्वामी जी जो घूम फिर के अरुण जेटली जी को भी टारगेट कर रहे हैं, ये तो फैक्ट है। और मैं समझता हूं कि संघ परिवार के अंदर एक हिस्से हैं जो, जिसमें स्वदेशी जागरण मंच के कुछ लोगों भी हैं, उनका कहना है इन लोग सचमुच स्वदेशी नहीं हैं। रघुराम राजन जी, क्योंकि वो शिकागो में पढ़ा, वो IMF में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सारी नीतियां वही IMF WTO वाली हैं। अर्थशास्त्री हम स्वदेशी लेकर आए तो क्या प्रूफ कर देंगे, उसमें साबित क्या कर देंगे? वो एक ही बात बार बार आ रहे हैं। इसका जवाब दीजिए सर, हम साबित क्या कर देंगे अगर अपना ही होता? नीतियां तो हम वही बना रहे हैं जो पहले से बनी हुई। मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं। और इसमें कांग्रेस और बीजेपी का तो फर्क भी नहीं था। नहीं, इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रोल नहीं है। देखिए, 200 साल तक अमेरिका जिस चीज को फेस करता रहा, उस चीज को पॉल वोल्कर ने कंट्रोल करने की कोशिश की थी, और वो था इन्फ्लेशन। लेट 80s में वो गए हैं, एलन ग्रीनस्पैन साहब आए हैं और उन्होंने उसको लिबरलाइज कर दिया है। वहां पे एक लॉबी है जो कि अपने इंटरेस्ट में काम करती है, वो चाहे कंजर्वेटिव हो या मोस्ट लिबरल हो, और उसी लॉबी की वजह से फार्मास्यूटिकल जिसका अभी जिक्र आ रहा था, या डिफेंस जिसका कई बार जिक्र आ चुका है, ये इंडस्ट्रीज वहां पे कभी भी इवन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मॉडिफाई नहीं कर पाया है। इतनी स्ट्रांग लॉबी। संक्षेप में, समय कम है, क्या आप उस टेस्टिमनी के आधार पर अरविंद सुब्रमण्यम की निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा या देशभक्ति को क्वेश्चन करना चाहिए नहीं, जो मौजूद है? नहीं, उसका रीजन है, और मैं इस समय बहुत एकेडमिक लॉजिक से बोल रहा हूं। कोई भी थिंक टैंक के लिए काम कर रहा है तो वो उसकी निष्ठा से जुड़ा हुआ है, और वो एज अ रिसर्चर काम कर रहे हैं। जैसे वकील होते हैं, सारे कंपनियों के खिलाफ लड़ते हैं, हमारे वित्त मंत्री भी कई कंपनियों के खिलाफ लड़ते थे, अब बन गए हैं, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव कर रहे हैं। है। तो वो किस निष्ठा से काम कर रहे हैं वो हमें नहीं मालूम है। वो रिपोर्ट है, वो सच है, वो भारत के खिलाफ है, ये सच है। और इसीलिए मैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जैसे शब्दों का यूज कर रहा हूं कि आप सरकार के लेवल पे इसको देखें, केवल इंडिविजुअल जब जिसके साथ है पूरे दिल से है ना। शायद तो क्या पता स्वामी सही कह रहे हो कि तब तो आपको ये देखना पड़ेगा इस चीज को। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को आप डिनाई नहीं कर सकते। जिस तरीके से यूएसए ने चाइना को एक्सप्लॉइट किया, बाद में चाइना ने यूएस को एक्सप्लॉइट किया, लेकिन इन दोनों सिस्टम्स में बताइए पॉलिसी बनाने में अगर कोई इंडियन है, नासा में बहुत हैं, प्रोफेसर्स हैं, डीन्स हैं, संक्षेप में। हाँ, आप समझ नहीं। हाँ जी, मैं कहता हूं बार बार मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया, यानी कि भारतवर्ष में बनाइए, मगर उनका जो आर्थिक नीति है और जो दवाई बनाने का जो क्षेत्र है, उसका नीति बहुराष्ट्रीय संस्था को मदद कर रहा है। हमारे देश में जो दवाई बनाते हैं, जो जेनेरिक ड्रग्स बनाते हैं,
उनका कुछ फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है। ये कांग्रेस ने किया और आज भारतीय जनता पार्टी वही रास्ता से चल रहा है। तो आप बोलिए जो भी जितना जबरदस्त कहिए मेक इन इंडिया, मगर सचमुच ये एक सेक्टर है जो दवाई बनाने का जो उद्योग है चीन से भी आगे है। मगर जिस तरह से सरकार का नीति जा रहा है और जिस तरह के जो बौद्धिक संपत्ति का अधिकार टेस्टिमनी से कहीं मिलता जुलता तो नहीं है, वो तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिल रहा। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुब्रमण्यम जी अभी भी मेरा चुप। ये भी दरखास्त है कि हम पत्रकार भी आर्थिक मसलों को ज्यादा समझें और आप दर्शक भी, क्योंकि राजनीति आपको भावुक मुद्दों की तरफ ले जाती है, अस्मिता और पहचान और धर्म वगैरह, जिससे मैं हिंदू मुस्लिम कहता हूं, और अर्थनीति किसी और तरीके से चलती है। तो बेहतर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानें, ज़्यादा से ज़्यादा समझें, ठोस राय बनाने के बजाय टटोल टटोल के तस्वीर को जरा सा पर्दा हटाकर देखने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे।